जय हिंद साथियों। आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार पुलिस का सेट 4 का फुल्ली डिस्कशन के साथ सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आप लोग को एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाला है। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 1 कहता है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था और जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 307। देखिए 307 अनुच्छेद की अब चर्चा करते हैं। तो देखिए जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा 307 द्वारा ही प्रदान किया जाता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य जो जम्मू कश्मीर है जिसका अपना संविधान था, लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, जिसे अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन मिलने के बाद हटा दिया गया है। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत 6 विषयों का समावेश किया गया है जो अनुच्छेद 370 में अस्थायी था। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 और 1948 और 1965 ईस्वी में भी युद्ध हो चुका है। 1971 में 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक भारत और पाक के बीच युद्ध बांग्लादेश के मुख्य मुद्दे पर हुआ था और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक औपचारिक का अधिकार। चलिए इसका हम लोग विशेष अध्ययन करते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय का एवं आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्ताव अनुदेशिका को संविधान के आत्मा कहा है। ठीक है, फिर आगे इस मूल अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का सामाजिक आर्थिक आदर्श कहा जाता है। भारतीय संविधान का उद्देशिका भाग को संविधान की आत्मा, दर्शन, जन्म कुंडली, निचोड़ कुंडली, कुंजी आदि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेचक के रूप में। तो यहाँ देखेंगे क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र देखिए, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र ही हो सकता है तो CHCl3 होता है, CHCl3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। प्रमुख निषेचक के रूप में क्लोरोफॉर्म, इसकी जगह पर डाइइथाइल ईथर तथा नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म से रोगी को अवचेतन अवस्था में रखा जाता है, यानी बेहोशी की अवस्था में रखा जाता है ताकि उसी शल्य या चिकित्सा किया जा सके। मतलब कोई अगर ऑपरेशन भी करना है तो निश्चित देर तक का उसका सुई दिया जाता है, वो अनिश्चेतक में पहुंच जाए और उसको ऑपरेशन करना है तो कोई भी दर्द नहीं हो। और चलिए अगला प्रश्न, सिलेराइट किसका अयस्क है? तो यहाँ पे इस 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आयरन। ठीक है, चलिए देखिए सिलेराइट आयरन का अयस्क है। ठीक है, उसके बाद है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, कैलोपाइराइट सभी लौह अयस्क है। ठीक है, उसके बाद है भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को खनिज कहते हैं, पहला बात। उसके बाद वे खनिज जिसमें से धातुओं की सरलता से लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। तो अयस्क जो होता है सिलेराइट का किसका अयस्क है? तो यहाँ आयरन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जागो ग्राहक जागो। ये नारा चल रहा है। उसके बाद देखेंगे उपभोक्ता जागरण के लिए भारत की सरकार का सबसे प्रचलित नारा था जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता की जागरूकता के लिए कई स्तरों पर विज्ञापन सरकार द्वारा चलाई जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यह क्वेश्चन हो सकता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया जा रहा है। ठीक है। उपभोक्ता के विवादों के निवारण के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, और दूसरा होता है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, और तीसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जो क्रमशः 1 करोड़ से 10 करोड़ और उससे अधिक मूल्य की शिकायत की सुनवाई करता है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। वन हु डिनीज बॉडीली प्लेजर। तो यहाँ देखेंगे इसका हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी दिया हुआ है। मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज। तो देखेंगे ही वाज नोक्ड डॉट बाय बस। तो देखेंगे बाय अ बस। तो यहाँ इस 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाउन। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द बेस्ट सफिक्स। तो यहाँ देखेंगे द रिवर इज फैंडम। तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेस। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखेंगे यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, 7 प्रेक्षणों का माध्यक 8 है, एक और प्रेक्षण को शामिल किया गया और नया माध्यक 18.5 हो जाता है, तो 8वां प्रेक्षण है। तो यहाँ इस 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप 50 मीटर है, मैदान की लंबाई और चौड़ाई होगी। तो इस 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 मीटर और 10 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है, एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा सेंटीमीटर में क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी 8 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, P + Q = 2 × P - Q। यदि Q = 10 तो P का मान होगा। तो यहाँ देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 30। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 है, यानी 15√3 है, तो सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा? तो देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1350 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, शब्द कोपाकुल का क्या अर्थ है? देखेंगे 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी क्रोध से बेचैन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मीराबाई का जन्म मेड़ता के कुर्की ग्राम में हुआ था, जो राजस्थान में है। ठीक है, किस ग्राम में हुआ था? तो कुर्की ग्राम में हुआ था, लेकिन वो कहाँ है, किस राज्य में? तो राजस्थान में। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म
कहाँ हुआ था। इस 18 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। अभिनय अशोक वाजपेयी की रचना की बात अगर करें तो अभिनय क्या है, अभिनय अशोक वाजपेयी की रचना है। ठीक है, शोक करोम रस का स्थायी भाव है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय, सॉरी यहाँ देखेंगे तो सिर्फ अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसकी रचना की बात अगर करें तो इसकी अभिनय इसकी रचना है। चलिए अगला प्रश्न भी ऐसा ही आ गया, अभिनय किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा तो करुणा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंगे होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी वास्तविक होता है। अब देखेंगे, पहला बात, प्रकाश जो है सीधा रेखा में गमन करता है, यह निर्वात में तीव्र वेग से गमन करता है। इसका वेग अगर बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक तरंग की आवृत्ति एक आवर्तकाल का गुणनफल होता है। तो इस 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तरंग की आवृत्ति एक आवर्तकाल गुणनफल 1 के बराबर होता है। अगर तरंग का संख्या का ऐसे मात्रा की बात करें तो मीटर इनवर्स 1 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग एक परम ताप से संबंध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, घर्षण गुणांक का मान सदा हो रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, असंरक्षित बल के उदाहरण है, असंरक्षित बल के उदाहरण है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी घर्षण बल और संयान बल। यदि किसी बल के प्रभाव में एक चक्कर पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य क्या होगा तो शून्य होगा, किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता है। ठीक है, संरक्षी बल में किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, केंद्रीय बल संरक्षी बल होता है, ये बात समझना है इसकी। अगला प्रश्न है, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान होता है तो कोणीय त्वरण शून्य होता है, क्योंकि कोणीय त्वरण में वेग परिवर्तन शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरियोलिस त्वरण के कारण। क्योंकि एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है, यह कोरियोलिस त्वरण के कारण ही होता है। कोरियोलिस त्वरण को त्रिय त्वरण भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बल का अघूर्ण पैमाना है, बल का अघूर्ण पैमाना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पिंड को घुमाने की क्षमता का। तो बल का अघूर्ण पैमाना है पिंड का घुमाने की क्षमता का, वह कारक देखिए यहाँ होगा, वह कारक जो किसी वस्तु को अपने अक्ष से परिणत घूर्णन कराता है वह आघूर्ण कहलाता है। यह बल बाहु एवं आरोपित बल का सदिश गुणनफल है। ठीक है, बल आघूर्ण की बीमा की बात करें तो यहाँ इसका बीमा हो जाएगा, बल आघूर्ण का बीमा
एम एल टू टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका ये बीमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक युग्म बना होता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समान परिमाण के दो विभिन्न समांतर बलों का। चलिए अगला प्रश्न, एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पाद किया गया हो। तो यहाँ 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय विदेशी द्वारा देश में अर्जित आय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन किंतु भारतीय द्वारा विदेशों से भेजी गई आय सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो देखेंगे 32 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय उत्तरदायी है। इस मंत्रालय के अधीन एनएसओ कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, प्रश्न आ जाएगा एनएसओ की स्थापना कब हुआ था। तो एनएसओ की स्थापना 2019 में हुआ है। एनएसओ की स्थापना 2019 में हुआ है। जीडीपी, यहाँ जीडीपी व जीएनपी का भी आंकड़ा प्रस्तुत करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 ईस्वी में ही किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है। 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इंदौर, ऑप्शन बी, क्योंकि 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया है। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का विषय क्या था। तो प्रवासी भारत के लिए विश्वसनीय भागीदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो देखेंगे, यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमा शुल्क। देखिए, सीमा शुल्क क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर वह कर है जो संपत्ति के हस्तांतरण पर लगता है। प्रत्यक्ष कर है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर आदि। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि, ये सब अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के लिए बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है, यह अनुपात कहलाता है। तो देखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सर्वाधिक तरल निधि अनुपात SLR। ठीक है, यानी कहने का मतलब होगा बैंकों की अपनी तरल संपत्ति और जमा के बीच एक निश्चित अनुपात रखने की आवश्यकता है, यह अनुपात सर्वाधिक तरल निधि अनुपात SLR कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, रिवर्स रेपो दर वृद्धि। देखेंगे इसका, देखिए मुद्रास्फीति कम करने के लिए रिवर्स रेपो दर में वृद्धि उपाय में नहीं है। मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु की तुलना में मुद्रा की मूल्य में कमी मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति में बहुत वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है।
मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? तो बाजार में तरलता अधिक होना। मंदी का मुख्य कारण है क्रय शक्ति का अभाव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किस को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो इस 37 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विद्युत उत्पादक। देखिए 8 मूल उद्योगों को सूचकांक में इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री में सर्वाधिक महत्व विद्युत उत्पादन को दिया गया है, क्योंकि 8 मूल उद्योगों में के सूचकांकों में उद्योग की कुल 8 संख्या है। ये कौन कौन है ये बताते हैं। पेट्रोलियम है, विद्युत है, इस्पात है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, कोयला, ये सब 8 मूल उद्योग है। चलिए अगर देखें अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना। देखेंगे माउंटबेटन योजना द्वारा भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करने से है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 ईस्वी को योजना प्रस्तुत किए थे, जिसे हम 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसे भारत विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसी योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ, जो 15 से 16 जुलाई 1947 को पारित हो गया। उसके बाद हो गया कि 18 जुलाई 1947 को राजा जॉर्ज 6 ने हस्ताक्षर कर दिया। इस योजना को वल्कन योजना भी कहते हैं। इस योजना माउंटबेटन योजना को वल्कन योजना भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों को वानर सेना तथा लड़कियों को मंजरी सेना का गठन किया गया? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो बच्चों में वानर और लड़कियों को मंजरी सेना का गठन किया करता था। इस आंदोलन का समय था 1930 से 1934 के बीच, 1930 से 1934 के बीच। ठीक है, 1930 से 1934 के बीच चल रहा था। तो इस योजना में देखिए पहला क्या हुआ था, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम दांडी यात्रा को प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी से नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो इस 40 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। देखेंगे दक्षिण व पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या मिलती है, क्योंकि यहाँ से मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया ही है। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला महादेश की बात करें तो एशिया ही है। भारत चीन की आबादी विश्व की लगभग 38% आबादी के बराबर है। विश्व की आबादी 2022 में 8 अरब से अधिक हो गया है। उत्तरी गोलार्ध में आबादी और स्थल भाग दक्षिणी गोलार्ध के अपेक्षा अधिक है। देखिए जहाँ जनसंख्या अधिक हुआ, पहला कारण क्या होगा, मैदान उपजाऊ होगा। मैदान अगर उपजाऊ होगा तो वहाँ पे लोग वास करेंगे, जलोढ़ मिट्टी होगा, जलवायु गर्म होगा। ठीक है, ये सब कारण है। अगला प्रश्न है, ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सुंदरी। देखिए ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष की बात करें सुंदरी है। यह वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में भारत में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, कौन? सुंदरी वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न, रेंगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि? तो देखेंगे
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रंग ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, कि रेंगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टान से बना होता है, ठीक है। और बात रह गया, रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, पहला बात, क्योंकि इसका रंग काला है तो काला मिट्टी भी इसका नाम रहेगा। उसके बाद ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में रेंगुर मिट्टी अधिक मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो ये देखेंगे इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, सफ़ेद। देखिए हॉकी की गेंद का सफ़ेद ही होता है। देखिए पहला बात, हॉकी का गेंद का अगर वजन की बात करें तो 155 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली स्थित है। हॉकी को ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल्म से। स्वर्ण कमल का संबंध फिल्म में ही दिए जाने वाला पुरस्कार से है। स्वर्ण कमल फिल्म क्षेत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। साहित्य क्षेत्र ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पराक्रम क्षेत्र में अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए अगर बात करें तो ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में घुमरा फेमस है, लोक नृत्य शैली है। और केरल की बात करें तो केरल में ओट्टम थुयाल है। और कर्नाटक की अगर बात करें तो यक्षगान है, यक्षगान इसका फेमस है लोक नृत्य, राज्य लोक। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस के समकालीन थी? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, कांस्य युग से। देखिए हड़प्पा संस्कृति जो कांस्य युगीन थी, हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा पंजाब राज्य पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? गेहूं और जौ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्यादवाद, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत था स्यादवाद। स्यादवाद का हम अनेकतावाद के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात करें तो ऋषभदेव थे। और वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो महावीर स्वामी थे। इनका जन्म हुआ था, यानी महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न हो सकता था। कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। उनके महावीर स्वामी के पिता के नाम तो सिद्धार्थ था, माता के नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोधरा था। अब पुत्री की नाम बात करें तनुजा प्रियदर्शनी। उसके बाद दामाद की अगर बात करें जामिल था, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हो गया था, लेकिन 468, लेकिन ये इस अगर डेट की बात करें तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। किस जगह पर हुआ था? तो पावापुर में हुआ था, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्य मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट है? तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, 10। देखिए महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्य मार्ग में कर्म के 10 सिद्धांत समाविष्ट है। देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बात करें तो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सूर्यधोधन था। इनकी माता के नाम की बात करें तो महामाया थी। अगला गौतम बुद्ध की पत्नी की बात अगर करें तो यशोधरा थी। पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। और इनके घोड़ा का नाम
तो कथक था। इनके सारथी का नाम क्या है? चन्ना था। ठीक है, सारथी। अगला प्रश्न है, पर्वत शिलालेख शिलाओं को काट कर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला कहाँ, मतलब का विकास किसने किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट ने। तो देखिए, पर्वत शिला को काट कर मंदिर निर्माण सर्वश्रेष्ठ कला विकास राष्ट्रकूट वंश ने किया। भारत का सर्वश्रेष्ठ गुफा कैलाश मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने समावेश वंशों ने शासन किया? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। देखेंगे, दिल्ली सल्तनत को 5 वंश ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। उसके बाद था खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक। तीसरा आया था तुगलक वंश जो 1330 से 1414 तक रहा था। उसके बाद है सैयद वंश जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा था। उसका लोधी वंश, ठीक है, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, तो 5 वंश थे। अगला प्रश्न है, विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घातक बीमारियों को रोकथाम हेतु टीकाकरण से। ठीक है, इंद्रधनुष की शुरुआत की बात अगर करें तो 25 दिसंबर 2014 से शुरुआत इसका किया गया था। इसके अंतर्गत 7 रोगों का टीका लगता है, जो एक में है डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, ठीक है, खसरा, हेपेटाइटिस बी। चलिए अगला प्रश्न, 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्व अक्षांश। यह उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। अश्व अक्षांश जो होता है उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में तार के पत्तों की पांडुलिपि का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। देखिए, जनवरी 2023 में तार के पत्तों की पांडुलिपि का दुनिया का पहला संग्रहालय केरल राज्य में बना था। संग्रहालय में त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानी का संग्रह है। प्राथमिक स्रोतों के आधार पर संग्रहालय में 187 पांडुलिपियाँ है जो केरल में है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्ण उच्च वायुमंडलीय की पेटी। यह 30 से 35 अक्षांश में पाया जाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश में पाया जाता है। यह उच्च दाब वाला ही क्षेत्र होता है। प्रश्न हो ही चुका है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गर्म धाराएं। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ध्रुवों की ओर जाती है। देखिए समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुव की ओर जाती है। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इस कारण से गर्मी कम होती है। गर्मी कम होने के कारण वायुदाब उच्च होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस कारण गर्मी अधिक होती है। गर्मी अधिक होने पर वायु निम्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मलाला दिवस की बात अगर करें तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। मानव एकता दिवस की बात करें तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस की बात करें 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पोंगल क्या है? पोंगल फसलों का त्यौहार है। पोंगल क्या है? फसलों का त्यौहार है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। ओनम केरल का प्रमुख त्यौहार है। देखिए, अगर पोंगल की बात करें तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन ओनम की बात करें तो ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। शक्ति पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। छठी पूजा बिहार का लोकप्रिय त्यौहार है।
नौकायान की बात करें तो बिहार के केरल का उत्सव है नौकायान। पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर। सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें की बात करें ध्रुवों पर पड़ती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, ध्रुवों पर 6 माह का दिन होता है और 6 महीना का रात होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबी वृत्त रेखा विषुवत रेखा ही है। कर्क रेखा विश्व के कितना राज्य से वो गुजरती है, भले सॉरी कितना देश से, तो 15 देशों से गुजरती है। ठीक है, और कर्क का भारत के राज्य की बात करें तो 8 राज्य से। ठीक है, कौन कौन है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाड़े में। देखिए, उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा जाड़े में के मौसम में ही होती है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में जाड़े के समय जो वर्षा होती है वह भूमध्य सागर में आने वाली पश्चिम विमोक्ष के कारण ही होता है। यह चक्रवातीय वर्षा है। भारत में लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। मानसून पहले आता है केरल राज्य में तथा अंत में पंजाब राज्य में आता है। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर होगा संप्रभुता का मूल शब्द सुपर एनस है। सुपर एनस है, ऑप्शन बी। देखिए, संप्रभु जो शब्द है, संप्रभुज का जनक की अगर बात करें तो जिन बोंदा है, बोंदा के अनुसार संप्रभुता बनाने को जनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, अपघट्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सामान्य शुष्क सेल में NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो यहां इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वायु एक डॉट है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा वायु एक समांगी मिश्रण है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा सत्य है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यंजक चूर्ण का रंग हल्का पीला नहीं सफेद होता है। इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुमक्खी एक दूसरे को गंध द्वारा पहचानती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए, मधुमक्खी पालन की क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। पहला प्रश्न कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। पहला प्रश्न का आंसर हो गया। उसके बाद भान फिस्क ने मधुमक्खी के नृत्य के बारे में पता लगाया था। मधुमक्खी नृत्य भी करती है, इसका पता क्यों लगाया था? वान फ्रिंस ने मधुमक्खियों के नृत्य के बारे में पता लगाया था। ठीक है, और वर्मी कल्चर की बात करें, केचुआ पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शहद यानी हनी का मुख्य घटक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा, देखिए हनी ये शहद है वो का मुख्य प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। ठीक है, फ्रक्टोज है, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी।
वृक्ष देखिएगा, पुराने पत्ता गिराया जाता है तो क्या होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी अगर आएगा तो पत्ते ऑटोमेटिक उसका गिर जाएगा और नए पत्ता उगना स्टार्ट हो जाता है। तो क्लोरोफिल का भी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयरन के कारण यह प्रोटॉन ऊर्जा परिग्रहण करता है। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी का सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है पृथ्वी पर? ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलीय जीव का। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहले जलीय जीव का ही उत्पत्ति हुआ था। पृथ्वी की आयु बात करते 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। ज्ञानी मानव का उदय 4000 वर्ष पूर्व हुआ था, 40,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न, लैटिन शब्द मेडेमस का अर्थ है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम आदेश देते हैं। लैटिन शब्द मेडेमस का क्या मतलब है? हम आदेश देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्प। देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, पौधे में स्थित अंडाशय के सिरा भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र के चारों ओर पुंकेसर रहते हैं। पुंकेसर के पराग वर्तिका पर गिरता है तथा अंडाशय नीचे स्थित होता है। निषेचन की क्रिया परागन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनी में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सही, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एवं सूर्य क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में ये सभी आवश्यक है कच्ची सामग्री के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइपेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन यानी सरकार के अधीन हो। राज्य के 4 अनिवार्य अंग होते हैं, एक जनसंख्या होता है, एक निश्चित भूभाग होता है और एक प्रभुसत्ता होता है, एक सरकार होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक की बात अगर करें तो इसका होगा मोंटेक्यू, जिसका संबंध फ्रांसीसी क्रांति से था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री डॉट है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियुक्त होता है। भारत का प्रधान नियुक्त होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षक को पृथक किया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976। देखिए, भारत में वर्ष 1976 में लेखांकन को लेख परीक्षण से अलग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अश्रु गैस है? अश्रु गैस है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन। ठीक है, अश्रु गैस एक अविषैली गैस है जो आंखों पर, नासिक आदि में जलन पैदा कर देती है। वर्तमान में इसका प्रयोग पुलिस बलों द्वारा शक्ति व्यवस्था रखने एवं भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। अश्रु गैस का सर्वप्रथम प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था
अमोनियम नाइट्रोजन का यह अस्थायी हाइड्राइड है। इसका उत्पादन औद्योगिक पैमाने पर हैबर विधि द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर बहुलक किसका बहुलक है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का ये प्राकृतिक रबर का को हिविया नामक वृक्ष से दूध के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम रूप से बनाए गए रबर को संश्लेषित रबर भी कहते हैं, जो क्लोरोप्रीन अथवा आइसोब्यूटाइन का बहुलक है। चलिए अगला प्रश्न, दो शंकु के आयतनों का अनुपात 1:4 तथा उनके व्यास 4:5 के अनुपात में है, यानी कि ऊंचाइयाँ का अनुपात क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 25:64। चलिए अगला प्रश्न, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री, सब इंटू में है, गुना में है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1/√3। ठीक है, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी 1 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यदि x² + 1/16x² = 19/2 है, तो 2x - 1/2x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 6। अगला प्रश्न, रूमोर के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से क्रमबद्ध किया जा सकता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 180 बार। चलिए अगला प्रश्न, 3 सिक्कों उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संवैधानिक राजतंत्र। देखिए 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित की गई। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुआ था। उस समय क्या हुआ था, 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद गणतंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगन। देखिए जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन राजस्थान के गंगा सागर जिला में स्थित है। कालीबंगन के अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। टेराकोटा का हल बनमाली से ही प्राप्त हुआ है। बनमाली का उच्चतम किस्म की जौ मिला है। मोहनजोदड़ो सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। चुहंदरों से मटके उद्योग के लिए विख्यात था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1960 के दशक में। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 ईस्वी में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जन्मभूमि पतंगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेब की खेती के लिए। भारत में कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बोकारो। बोकारो जो इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। बोकारो संयंत्र इस्पात की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण
संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पानी। बिजली एक नवीकरणीय संसाधन पानी है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जो गैर नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है ब्रोमीन होती है, तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लाल द्रव होती है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, जो अधातु है। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम में एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा श्रीलंका। श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 की श्रृंखला जीती। वर्ष 2022 में यह श्रृंखला 15वां संस्करण था। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में इंदिरा गांधी ने शहरी रोजगार योजना शुरू किया था। मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की निर्वाचन कौन करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। इसमें ऐसे विषय उठाए जाते हैं इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय से हो। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यानी हेग में स्थित है, जो नीदरलैंड में है। इसमें न्यायाधीश की संख्या की बात करें तो 15 है। इसमें 1/3 5 भाग 5 वर्षों के बाद क्या होता है, हटा दिया जाता है। न्यायाधीश की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। चलिए अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लीज हेल्प हर। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, इसका करेक्ट था। चलिए 97वां प्रश्न, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एवरेशन। चलिए अगला प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम टू बैक अप द रॉन्ग थ्री। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ई, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। अगला प्रश्न, चूज द ग्रामेटिकली रॉन्ग पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वी विल हैव टू वॉक नो सिंस वी हैड मिस्ड द बस। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंस वी हैड। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर की बात करें तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो आज सेट 4 प्रैक्टिस सेट का बिहार पुलिस का यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं सेट 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।